The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अभी अभी जो मैंने कविता आप लोगों को सुनाया है, दरअसल इसे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था और उसका हिंदी अनुवाद अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन ने किया था। मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अरे अभी आराम बदा कहाँ, यह मुख निमंत्रण छलना है, मुझको तो मिलो, मुझको मिलो चलना है। मैं दीपक सिन्हा आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे ये पता है बहुत सारे लोग इट और दिस में गलतियां करते हैं। इट और दिस का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर के ही आपके सामने आया हूं। तो चलिए सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं यहां पर कि दिस वर्सेस इट लिखा हुआ है, अर्थात दिस का क्या प्रयोग होना है, इट का क्या प्रयोग होना है, दोनों में क्या अंतर होना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको क्लास में बताने वाला हूं। दिस का मतलब भी यह, इट का मतलब भी यह, प्रयोग में क्या अंतर है दिस और इट का, आज मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं ताकि हमेशा हमेशा के लिए दिस और इट के बीच जो कंफ्यूजन आपका है बिल्कुल खत्म हो जाए। क्या लिखा है मैंने दिस के बारे में, देखिए मैंने साफ साफ लिखा है, व्यक्ति या वस्तु आसपास मौजूद हो तब, तब क्या, तब का मतलब हुआ तब दिस का प्रयोग करते हैं। क्या बात है, व्यक्ति या वस्तु आसपास मौजूद हो तब, तब क्या, तब दिस का प्रयोग करते हैं। यानी आसपास की व्यक्ति वस्तु जो हैं उनको इशारा करके बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, इसका इतना ही मतलब हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं कि यह एक किताब है, यह एक किताब है ना, यह एक किताब है, ठीक है, एक वस्तु की तरफ इशारा मैंने किया, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये खत्म हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इशारा किया यह एक किताब है, व्यक्ति या वस्तु आसपास मौजूद हो तब, इसका यह मतलब हुआ कि किताब मेरे आसपास में ही मौजूद है। इट कहता है जब वस्तु आसपास मौजूद न हो तब, तब क्या, तब इट का प्रयोग करते हैं। जब वस्तु आसपास मौजूद न हो तब क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। यदि आप ये लिखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं कह रहा हूं, यह एक किताब है, यदि आप अंग्रेजी ये बना देते हैं इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, ये भी सही है। अब पूछिए कि ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही अंतर है कि अगर हम बोलते हैं दिस इज अ बुक, इसका यह मतलब हुआ कि किताब हम किसी पास वाले किताब की बात कर रहे हैं, वो मेरे बगल में मौजूद है। यदि हम बोलते हैं यह एक किताब है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह किताब आसपास मौजूद है, हम इशारा करके बोल रहे हैं। इट का यही मतलब हुआ कि हम इशारा करके कतई नहीं बोल रहे हैं, बस उस किताब का जो एग्जिस्टेंस है हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब वस्तु आसपास मौजूद न हो तब हम इट का प्रयोग करते हैं। और वैसे एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि इट का प्रयोग अमूमन नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कि इट का प्रयोग कब लिविंग थिंग के लिए भी हो जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप ये दोनों सेंटेंस में क्लियर हो जाइए। व्यक्ति या वस्तु आसपास मौजूद हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं, दिस इज अ बुक। जब वस्तु आसपास मौजूद न हो तब जो है कि हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक दूसरी बात यहां पे है कि व्यक्ति या वस्तु का इशारा करके बताने हेतु, व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके बताने हेतु क्या करते हैं हम लोग? दिस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल जी,
इशारा करके बताने हेतु। यही चीजें ऊपर में भी लिखा हुआ और यही चीजें नीचे में भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में मैं क्या अलग ढंग से आपको समझाने वाला हूं वो आप समझिए। व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके बताने हेतु, जैसे हम ये बोले कि यह एक घर है, चलिए यह एक घर है, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस, ये बिल्कुल हो गया, आपको दिख रहा है दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके बताने तो घर एक वस्तु के ही श्रेणी में आएगा, तो दिस इज अ हाउस, ये बिल्कुल ओके हो गया। अब कहता है कि इशारा किए हुए वस्तु आदि के बाद के सेंटेंस में इट का प्रयोग करते हैं, यानी यह एक घर है, दिस इज अ हाउस, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब इसके आने वाला यानी अगला लाइन यदि हम हाउस के बारे में कुछ बोलते हैं, यदि अगला कोई भी लाइन हम बोलेंगे, ये हमने इशारा तो कर दिया, यह एक घर है, इशारा किए हुए वस्तु आदि के बाद के सेंटेंस में इट का प्रयोग होता है, ये हम अभी बताने वाले हैं आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि यह एक घर है, दिस इज अ हाउस। चलिए अब हम एक चीज और आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए कि यही रहता कि यह एक घर है, दिस इज अ हाउस, ठीक है। अब यह रहता कि यह ब्यूटीफुल है, तब हम इट का प्रयोग, यह एक घर है, ठीक है, यह एक घर है, ठीक है। फिर से मैं आ रहा हूं, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। मैंने दिस इज अ हाउस क्यों लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूं। यह सुंदर है, यह सुंदर है, अंग्रेजी बनेगा इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। अब देखिए दोनों में अंतर को आप समझिए क्या है पुराना। मैंने आपको साफ साफ अभी बताया कि व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके बताने हेतु दिस का प्रयोग, यह एक घर है, यह एक घर है, दिस इज अ हाउस, इसका कहानी खत्म। अब मैंने कहा कि इशारा किए हुए वस्तु आदि के बाद के सेंटेंस में इट का प्रयोग होता है, जैसे उसी सेंटेंस को हमने यहां पे लिखा है, यह एक घर है, दिस इज अ हाउस, ठीक है, ये खत्म हो गया। लेकिन अब इसी घर के बारे में जो हम बात, अब अगला जो सेंटेंस हम करेंगे वो दिस में नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मान लो कि मैंने ये कहा कि घर सुंदर है, यह सुंदर है, तो इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। यदि हम ये नहीं लिखते हैं, अगर यहां पर फिर से दिस लिख देते हैं तब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इशारा किए हुए वस्तु आदि के बाद के सेंटेंस में इट का ही प्रयोग होता है, यानी यह एक घर है, हमने इशारा करा यह एक घर है, और उसके बाद का जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं वह जो है कि इट में ही हम लिखते हैं, यही होता है इट और दिस का प्रयोग। अब मैं इसे मिटाकर आपको आगे पढ़ाता हूं। तो पिछले सेंटेंसेस में देखा तुम लोगों ने किस तरीके से मैंने ये सेंटेंसेस को, सारी सेंटेंसेस को बनाया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और मैंने दिया है, यह मेरा मोबाइल है और यह बहुत महंगा है। यह मेरा मोबाइल है का मतलब क्या हुआ, दिस इज माई मोबाइल, बिल्कुल आपको आता है, दिस इज माई मोबाइल, ठीक है, आ गया समझ में, दिस इज माई मोबाइल। अब कहता है यह बहुत महंगा है। अब यहाँ पे आप बताइए दिस लिखूं मैं या इट लिखूं मैं, बोलिए आप लोग। यहाँ पे इट होगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब और आगे जो भी लाइन हमने लिखना था या लिखते हम जो है वो इट में लिखते, आगे जिस तरीके का जैसा सेंटेंस आता इट्स में चला जाता, जैसे इसके जो फीचर्स हैं अच्छे हैं तो इट्स फीचर्स आर गुड, मतलब इस तरीके से आगे चीजें चलते चली जाती। लेकिन यह जो सेंटेंस है मैंने आपको सिखाया यह इतना ही है, यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, यह बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इस मोबाइल के लिए यानी इस नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसलिए यहां पर हमने इट का प्रयोग दिया है, यानी रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने इस इट का प्रयोग किया है, इसलिए इस इट को क्या हम कहेंगे, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये क्या है, इट प्रोनाउन है। दो तीन सेंटेंस और मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं, जरा देखिएगा। जैसे मैं कहूं कि यह घर के लिए आप अंग्रेजी दिस हाउस ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लिखते हैं यह घर के लिए अंग्रेजी इट हाउस तो ये गलत हो जाएगा। अब आप पूछिए कि क्यों, देखिए
यह घर हम इशारा करके बोल रहे हैं, यह घर, ठीक है। तो जहां इशारा की बात होगी वहां दिस आएगा, ठीक है। इट नहीं आएगा, इट हाउस गलत हो जाएगा। जैसे हम बोले कि यह कलम, ठीक है, तो यह कलम दिस पेन, ठीक है। इट पेन लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब आपको समझ में आ गया होगा कि इट और दिस का क्या मायने मतलब होता है। चलिए मैं अब आप लोगों के लिए कुछ और नई चीजों को यहाँ पर लाया हूं। उन चीजों को जरा आप देखिए। मैंने लिखा है इट के अन्य प्रयोग। इट के अन्य प्रयोग क्या क्या होते हैं, कहां कहां होते हैं? टाइम बताने के लिए, दिन बताने के लिए, महीना, साल, तारीख, जो डेट होता है ना, वो सब बताने के लिए। मैं एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं, सीखिएगा। तो ऐसे सेंस में क्या होता है, इट का प्रयोग जो होता है वो इंट्रोडक्टरी प्रयोग होता है, केवल परिचय मात्र का प्रयोग होता है। इट उस वाक्य में तो रहता है, लेकिन वहां पे इट का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नहीं होता है का मतलब क्या हो कि इट का मतलब वहां पर यह नहीं होता है, वो इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी होने का क्या मतलब हुआ? इंट्रोडक्टरी होने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि उसका इंट्रोडक्शन तो रहेगा, इट, आई टेक इट, लेकिन वो मीनिंगलेस रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे समय की बात, जैसे मैं बोलूं कि इट इज 4 o'clock, ठीक है। इट इज 4 o'clock का मतलब क्या हुआ? 4 बजा है, खत्म। कोई दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, इट इज मंडे टुडे, मान लिया जाए इट इज मंडे टुडे, आप लिख सकते हैं। आज क्या है? मंडे है, दिन की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महीना, इट इज जून, आप देखिए इट इज जून महीना को। साल को, इट इज 2020, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से इट का अन्य प्रयोग में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान में रखें। चलिए अब मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बता दिया है, और अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो इट का एक और प्रयोग है। यहां पर जब जेंडर ना मालूम हो तब जो है इट का प्रयोग करते हैं। जब जेंडर ना मालूम, मान लिया जाए कोई बच्चा है, आपको नहीं पता है, ठीक है, कि वो लड़का है लड़की है, ठीक है, आप बोल सकते हैं इट इज अ चाइल्ड। बिल्कुल सही है, इट इज अ चाइल्ड। अब यहां पे अगर आप बोलते ही, सी, कुछ ऐसा डालते तो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि जो है लिंग आपको जब नहीं पता है तो आपको क्या करना है? इट ही लगाना है, जब जेंडर मालूम ना हो तब। अब कहता है सेंटेंस को जोरदार बनाने हेतु, ध्यान से देखिए, सेंटेंस को जोरदार बनाने हेतु भी इट का प्रयोग होता है। सेंटेंस को जोरदार बनाने हेतु इट का प्रयोग होता है। मैं इधर का हटा दे रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, जैसे हम बोले कि इट वॉज मिस्टर नेहरू, इट वॉज मिस्टर नेहरू हु साइंड पंसील एग्रीमेंट, पंसील एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। इट वॉज मिस्टर नेहरू हु साइंड पंसील एग्रीमेंट। यह मिस्टर नेहरू ही थे जिन्होंने पंसील एग्रीमेंट पर साइन किया था, हस्ताक्षर करा था। इट वॉज मिस्टर नेहरू, ठीक है, इट वॉज मिस्टर नेहरू, यानी हम यहाँ पे इस पूरे चीज पे क्या कर रहे हैं? हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोरदार बना रहे हैं, इसलिए हमने कहा इट वॉज मिस्टर नेहरू, यह नेहरू ही थे, ठीक है, नेहरू ही थे, नेहरू ही थे, आप इसे बोलिए, या यह मिस्टर नेहरू ही थे, दोनों एक ही तरीका है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग कुछ नहीं है। बनना ऐसे ही, इट वॉज मिस्टर नेहरू। समझ में आ रहा है? अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल निर्जीव चीजों के लिए ही इट का प्रयोग होता है, ठीक है, सजीव चीजों के लिए भी होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था। तो आप देखिए इट का प्रयोग हो रहा है ना नेहरू जी के साथ, तो किस परिस्थिति में हो रहा है? जब हम सेंटेंस को जोरदार बना रहे हैं तब हो रहा है। एक सेंटेंस और, इट मे बी एलिजा, इट मे बी एलिजा बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी,
कॉन्स्पिरेसी। इस सेंटेंस को समझिए, इट मे बी एलिजा बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी। यह एलिजा ही हो सकती है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, यानी इस साजिश के पीछे एलिजा ही हो सकती है। इस साजिश के पीछे एलिजा ही हो सकती है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे हम वाक्य को जोरदार बना रहे हैं, इसलिए इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने इट और दिस में अंतर को बताते हुए आपको सारी चीजें समझा दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चाहे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई स्कूल या कॉलेज की स्टूडेंट हो, हर जगह हर समय आपको ये सारी चीजें काम आने वाला है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से चीजों को सीखिए, ताकि आप इन चीजों का प्रयोग बहुत तरीके से कर सकें। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।